तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे एपिथेलियल ऊतक के जो प्रकार होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रंथियाँ बनाते हैं। एपिथेलियल ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ का निर्माण करते हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। त्वचा में मुख, आहार नली, रक्तवाहिका नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिकाओं, वक्रिक यानी कि किडनी नली आदि सभी उपकला ऊतक से बने होते हैं। घनाकार उपकला ऊतक किडनी यानी कि वक्रिक नली तथा लार ग्रंथियों की नलियों के स्तर का निर्माण करते हैं, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। ये उपकला कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, जो उपकला ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्त्रावन कर सकती हैं। कभी कभी उपकला ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। उन्हें ग्रंथिल उपकला ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जंतु कोशिका में किडनी को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियल इसकी आंतरिक परत निर्मित करती है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमारा क्या है, क्यूबॉइडल जो है यानी कि आयत फलकी जिसे हम बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो किडनी को मतलब किडनी की समर्थन बाहरी परत जो होती है वो किसकी होती है, तो क्यूबॉइडल मतलब जो किडनी बनी होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। किसकी, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की किडनी बनी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो यहाँ पर एपिथेलियल ऊतक के प्रकार जो हैं वो ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिस्टामिन स्त्राव कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं। तो संयोजी ऊतक में हिस्टामिन स्त्रावक जो कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती है किसमें, तो संयोजी ऊतक में हिस्टामिन स्त्राव वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। हिस्टामिन स्त्राव कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। प्राणियों के संयोजी ऊतक में मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। इस संयोजी ऊतक में प्रायः तंतुकोरक जो तंतु को जन्म देते हैं, महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती हैं जो हिस्टामिन का स्त्राव करती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवकाशोतक यानी कि एरियोलर टिश्यू जिसे हम बोलते हैं, डैश के बीच एक पूरक ऊतक यानी कि फिलर टिश्यू का काम करते हैं। किसके, तो त्वचा और मांसपेशियों के मध्य जो है वो एरियोलर ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के मध्य पूरक ऊतक की तरह काम करती है, यानी कि फिलर टिश्यू की तरह काम करती है। त्वचा और मांसपेशियों के मध्य फिलर टिश्यू या फिर पूरक ऊतक की तरह कौन काम करती है, तो एरियोलर टिश्यू जो है वो काम करती है। अवकाशी ऊतक शरीर में दूसरे संयोजी ऊतक की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। यह ढीला ढाला ऊतक होता है और दूसरे ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों को भी जोड़ता है। निम्नलिखित में लाल संवहनी संयोजी ऊतक कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर रुधिर जो है वो लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। रुधिर यानी कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है तथा भ्रूण अवस्था में प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। ये हल्का क्षारीय होता है। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी अपारदर्शी तथा इसे संवहनी संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो ऊतक ग्रंथियों का निर्माण कौन करते हैं, तो अभी हमने देखा ऊतक ग्रंथियों का निर्माण हमारे यहाँ पर जो है ऊतक ग्रंथियों का निर्माण हमारे यहाँ पर कौन करते हैं, तो वाहिका ऊतक होती हैं वो ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर जो है वो वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। यह ग्रंथियां जो है कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन व प्रोटीन का स्त्राव व संश्लेषण करती है। अगला है, अब हम देखेंगे पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में। पादप ऊतक में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है वो पशु ऊतक प्रकार नहीं है। जबकि त्वचीय संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक ये जो है ये क्या है, तो पशु ऊतक के प्रकार, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, पादप ऊतक का प्रकार है। जंतुओं के शरीर में उपकला ऊतक, त्वचीय और संयोजी ऊतक
पेशी ऊतक आदि पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक ऊतक पौधों में पाया जाता है। यह पादप ऊतक का एक प्रकार होता है। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला विभाज्य ऊतक, दूसरा स्थायी ऊतक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों में पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर जाइलम जाइलम ऊतक जो है वो पौधों की जड़ों से पौधों के शेष भागों तक जल का परिवहन करता है। जल का परिवहन कौन करता है? जल का परिवहन और खाद का परिवहन, जबकि खाद्यान्न का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है ना। जाइलम पादपों में पाया जाने वाला ऊतक है। यह एक प्रकार का जटिल स्थायी ऊतक है जिसका प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा शोषित जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज, देखो हमने बताया ना, पानी का और खनिज का कौन करता है? तो जाइलम करता है। पानी और खनिज का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करते हैं। जबकि खाद्यान्न का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। खाद्यान्न का परिवहन पूछे तो फ्लोएम, और खनिज का परिवहन पूछे तो जाइलम। अगला क्वेश्चन, मृदु ऊतक और स्थूल ऊतक डैश ऊतकों के प्रकार हैं? तो सरल ऊतक के प्रकार हैं। मृदु ऊतक और स्थूल ऊतक जो है वो सरल ऊतक के प्रकार हैं। जो स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह में से मिलकर बना होता है उसे स्थायी सरल ऊतक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पैरेन्काइमा, मृदु ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़ ऊतक और कोलेन्काइमा यानी कि स्थूल कोण ऊतक। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो पादप ऊतक के संबंध में यहाँ कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, तो ये गलत है। जाइलम में एक ही दिशा में, जाइलम जो है वो किसको खनिज और जल का परिवहन करता है। जाइलम खनिज और जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम किसका करता है? तो खाद्यान्न का परिवहन करता है। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होने के कारण जाइलम और फ्लोएम को जटिल ऊतक कहते हैं। ये दोनों पौधों में पाए जाने वाले संवाहन ऊतक हैं। जाइलम जल और खनिज के संवाहन, और फ्लोएम जो है वो भोजन के संवाहन या फिर खाद्य पदार्थ का संवाहन जो है वो फ्लोएम करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश ऊतक संवाहन पुल बनाते हैं? तो कौन से ऊतक जो है वो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो संवाहन ऊतक पुल बनाते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उद्गम की दृष्टि से समान होती हैं ऊतक कहलाती हैं। जाइलम और फ्लोएम ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर संवाहन पुल यानी कि एक इकाई की तरह का कार्य करती हैं। 27। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक युग्म संवाहनीय बंडल का गठन करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक युग्म जो है वो संवाहनीय बंडल का गठन करता है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है? तो किससे? फ्लोएम वाहिकाएं से मिलकर के। फ्लोएम वाहिकाओं के अतिरिक्त इसमें फ्लोएम वाहिका नहीं होती है। फ्लोएम में क्या क्या होती है? चलनी नलिकाएं होती हैं, सह कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम तंतु होता है और फ्लोएम नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और एक और होता है, कौन सा? यहाँ पर फ्लोएम तंतु, सखी कोशिकाएं, चलनी नलिकाएं और फ्लोएम मृदुतक होता है। 4 होते हैं। फ्लोएम पोदप जो होता है, फ्लोएम पौधों में पाए जाने वाला संवाहन ऊतक है। जो दूसरा संवाहन ऊतक जाइलम है, पहला है ना, फ्लोएम पौधों में पाए जाने वाला संवाहन ऊतक है, दूसरा संवाहन ऊतक जाइलम है। फ्लोएम एक क्या है? जटिल स्थायी ऊतक है। यह संवाहन बंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार से होता है, जैसे कि मैंने बताया, चलनी नलिकाएं, फ्लोएम मृदुतक, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु ऊतक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूती बनाता है? तो कौन बनाता है? यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो स्थायी ऊतक। स्क्लेरेन्काइमा क्या है? एक स्थायी ऊतक है जो कि क्या करता है? पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेन्काइमा एक साधारण स्थानीय ऊतक है। यह ऊतक पौधों को कठोरता और मजबूत बनाता है। स्थूल कोण ऊतक यानी कि कोलेन्काइमा की कोशिकाएं केंद्रक युक्त लंबी अंडाकार या बहुभुजी जीवित तथा रसधानी युक्त होती हैं। यह ऊतक पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। मृदु ऊतक पैरेन्काइमा की बात करें तो यह एक सरल स्थायी ऊतक होता है। इस ऊतक की कोशिकाओं में
सघन और जीवित प्रोटोप्लाज्म एवं एक केंद्रक पाया जाता है। यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। जलीय पौधों में तैरने के लिए गुहिकाएं यानी कि कैविटी रहती है जो मृदु ऊतक के बीच में पाई जाती है। इस प्रकार के मृदु ऊतक को वायु ऊतक या फिर एरेनकाइमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य क्या नहीं है? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करना पौधों की बाह्य त्वचा कार्य नहीं है। बाह्य त्वचा का प्रमुख कार्य पौधों की शुष्कन यानी कि पादप शरीर से जल की हाथ तथा संक्रमण से रक्षा करना है। बाहरी परत का पत्तियों के बाह्य त्वचा तथा छाल में स्थित स्टोमेटा होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरी पत्तियों द्वारा होता है। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर विभेदन कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू के निर्माण के लिए, स्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो विभेदन कहा जाता है। स्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, डैश की कोशिकाएं कोणों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं? तो यहाँ पर स्थूल कोण यानी कि कोलनकाइमा की कोशिकाएं जो होती हैं वो कोणों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। पौधों में लचीलापन का गुण स्थायी ऊतक, स्थूल कोण ऊतक जिसे कोलनकाइमा टिश्यू कहते हैं, इसके कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं, लेकिन इसके सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन जमा होने के कारण जो होता है इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इनके कोने पर ये मोटी हो जाती हैं और इनमें अंतरकोशिकीय स्थान बिल्कुल नहीं होता, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है कोलनकाइमा में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण आता है? तो अभी हमने देखा पौधों में लचीलापन जो है पैरेन्काइमा में नहीं, कोलनकाइमा के कारण आता है। पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेन्काइमा। कोलनकाइमा जो है, कोलनकाइमा ये किस में पाया जाता है? तो बात करें कि हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, तो कोलनकाइमा जो है वो द्विबीजपत्री में पाया जाता है। जिसकी जड़ क्या होती है? मूसला जड़ होती है। तो ये भी ध्यान याद रखना है, बात याद रखना है। निम्नलिखित में से किन ऊतकों की कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कोलनकाइमा। कोलनकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी स्थूल होती हैं। कोलनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से बनी होती हैं, किससे? कोनों पर मोटी हो जाती हैं, किसके कारण? तो यहाँ पर सेलुलोज और पैक्टिन के जमाव के कारण। देखो, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेन्काइमा। कोलनकाइमा जो है, कोलनकाइमा में सेलुलोज और पैक्टिन के जमाव के कारण, जबकि पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेन्काइमा की बात करें तो स्क्लेन्काइमा में लिग्निन के जमाव के कारण कोनों पर मोटी हो जाती है। अगर जो यहाँ पर लिखा होता ये स्क्लेन्काइमा, कोलनकाइमा के स्थान पर स्क्लेन्काइमा लिखा होता है, स्क्लेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती हैं, तो किसके कारण? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑप्शन में हमारा लिग्निन आंसर होता है उसका, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं? तो यहाँ पर कोलनकाइमा जो होती है वो जीवित भी होती है, लंबी, कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं? किसके? पौधों में भोजन के लिए संचरण के लिए, पौधों में भोजन के संचरण के लिए सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं जो होती हैं वो उत्तरदायी होती है। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनके द्वारा पूरे पौधों में कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्ति जो होती हैं
वो मोटी हो जाते हैं, किसके कारण? तो लिग्निन के कारण। देखो ये क्वेश्चन मैंने देखा था ना, बताया था ना अभी, कि किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं, यानी कि स्क्लेरन कायमा, दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरन कायमा की कोशिकाएं भित्ति कोनों पर मतलब जो होती है मोटी हो जाती है, तो लिग्निन के जमाव के कारण। जबकि पैरेन्काइमा और जबकि यहाँ पर हमने देखा था क्या, ये देखा था सेलुलोज और पैक्टिन के कारण कोलेनकाइमा की जो होती हैं कोशिकाएं कोनों पर मोटी हो जाती हैं, कोलेनकाइमा की। जबकि अभी हमने देखा फिर से यहाँ पर देखा क्या देखा कि दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरन कायमा की कोट जो होती हैं वो कोनों पर मोटी होती हैं, किसके जमाव के कारण? तो लिग्निन के जमाव के कारण। लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरन कायमा की कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। लिग्निन एक प्राकृतिक गहरा पीला बहुलक है। यह पानी और कार्बनिक विलायक में व्यवहारिक रूप से अघुलनशील है। इस वजह से इसे गुण पौधों में इसके गुण जो होते हैं पौधों में कोशिका भित्ति की जल पारगम्यता को कम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश के कारण स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी हो जाती है, तो लिग्निन के जमाव का स्क्लेरन कायमा की यहाँ पर कोनों पर मोटी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तने और जड़ों के शीर्ष पर शीर्ष विभाज्य ऊतक जो होता है वो पाया जाता है। शीर्ष विभाज्य ऊतक जड़ तथा तनों के अग्र सिरों पर तथा पत्तियों के अग्र सिरों पर पाए जाते हैं। इन ऊतकों के निरंतर विभाजित होते रहने से ही जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं, अर्थात ये ऊतक जड़ व तनों के सिरों पर वृद्धि बिंदु यानी कि ग्रोइंग का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो यहाँ पर जाइलम जो है, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर हमारे सरल स्थायी ऊतक नहीं है, है ना। जाइलम और फ्लोएम ही दिक्कत देता है कि सरल स्थायी ऊतक कौन से हैं, तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो नहीं सरल स्थायी ऊतक नहीं है। जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। यह एक संवहनी ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की मुख्य कार्य करता है। यह ऊतक पौधों में जल के संवहन का कार्य करता है ना। जाइलम जल के संवहन और खनिज का संवहन, जबकि खाद्यान्न का कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। तब है कि फ्लोएम दूसरी जटिल संवहनी ऊतक है जो पौधों की पत्तियों में भोजन और विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है। तो जटिल स्थायी ऊतक हमने देखा फ्लोएम जो है वो जाइलम और फ्लोएम में क्या है? जटिल स्थायी ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक है? तो सरल स्थायी ऊतक नहीं है, तो यहाँ पर जाइलम जो है वो सरल स्थायी ऊतक नहीं है, जबकि क्या कठोर है। डैश सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? जाइलम जो है वो स्थायी सामान्य ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जाइलम एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो जाइलम जो होता है वो मृत कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। यह एक संवहन ऊतक है। इसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों में पौधों के अन्य हिस्सों में पाई जाने और खनिज पहुंचाता है? तो कौन है वो? जाइलम और फ्लोएम जो है वो खाद्यान्न का परिवहन करते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर जाइलम जो है वो इसका जल का और खनिज का परिवहन करता है, जबकि खाद्यान्न का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? तो यहाँ पर जाइलम इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं? तो कौन करती हैं? जाइलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में जल के वहन के लिए उत्तर से संबंधित है? कौन संबंधित है? तो जाइलम जो है वो जल के वहन से संबंधित है। जाइलम ऊतक पौधों में जल के वहन से संबंधित है। जाइलम ऊतक पौधों के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। किसमें? जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। यह 4 विभिन्न प्रकार की घटकों से बना होता है, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतुऊतक और जाइलम मृदुऊतक। वाहिनिकाएं क्या होते हैं? ये जल को तनों द्वारा जड़ से पानी तक पहुंचाती हैं। वाहिनिकाएं क्या करती हैं? ये जल को जो है जल को तने द्वारा जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करती है?
वाहिनिकाएं करती हैं। वाहिकाएं की बात करें तो ये पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती हैं वाहिकाएं। जाइलम तंतु की बात करें तो ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। जाइलम तंतु तक, जाइलम मृदु तक की बात करें तो यह किनारों की ओर पानी के पार्श्वी संवहन में मदद करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो यहाँ पर पैरेन्काइमा का जो है वो अंतरकोशिकीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। पैरेन्काइमा ऊतक में सभी कोशिकाएं समयावस्थित तथा पतली भित्ति युक्त होती हैं। मृदु ऊतक कोशिकाएं अंडाकार, गोल अथवा बहुमुखी होती हैं तथा क्या होता है, कोशिकाओं के बीच में अंतःकोशिकीय यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होता है, में कौन से निम्नलिखित में से ऊतक पाए जाते हैं? तो कौन से? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है यहाँ पर तो पाई जाने वाली ये क्या होता है, इनमें वृद्धि में सहायक होते हैं, यानी कि छल्लों, यानी कि पेड़ के जो छल्ले होते हैं जिससे हम पेड़ की आयु की गणना करते हैं, उसके मतलब छल्ले बनाने का काम कौन करता है, कौन सहायक होता है? तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पार्श्व विभाज्य ऊतक यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊतक पादप में विभिन्न अंगों के अंदर लेटरल यानी कि पार्श्व स्थित में पाई जाती है। ये बेलनाकार होती है, इसके कारण पादपों की मोटाई में वृद्धि होती है। ये द्वितीयक वृद्धि कहते हैं इसे हम। ये दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक लेटरल मेरिस्टेमेटिक, द्वितीयक लेटरल मेरिस्टेमेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है? तो कौन करता है खाद्य पदार्थ का परिसंचरण? जाइलम जो है वो खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है। जाइलम जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं में मिलकर बना होता है। ये सभी कोशिकाएं मिलकर कई सामान्य कार्य करती हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम। जाइलम जल और उसमें घुले लवणों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है पत्तियों द्वारा निर्भित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। तो कौन सी? विभाज्य ऊतक जो होती हैं, विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। विभाज्य ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है। ऐसा उन भागों में पाए जाने वाले विभाज्य ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है। विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक के निर्माण करती हैं। और स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक और विशिष्ट ऊतक। स्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। किसके अंतर्गत? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभाज्य ऊतक के अंतर्गत स्थायी ऊतक वर्गीकृत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? स्थायी ऊतक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो किसका करता है? विभाज्य ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। यहाँ पर विभाज्य ऊतक और मेरिस्टेमेटिक ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो यहाँ पर विभाज्य ऊतक जो होता है ये रूट टिप और शूट टिप में पाया जाता है। पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों से ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतक के कारण ही होता है। यह विभाजित होने वाले ऊतक पौधों के वृद्धि वाले भागों में ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के ऊतक को विभाज्य ऊतक कहा जाता है। ये ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, स्थायी विभाज्य ऊतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है, तने व जड़ के शीर्ष पर तथा पत्तियों के अग्र पर स्थित होते हैं और उनकी लंबाई में वृद्धि करती है। पार्श्व विभाज्य ऊतक की बात करें यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो कैम्बियम तने व जड़ की पत्तियों में स्थित होता है और उनकी मोटाई में वृद्धि करता है। अंतरकोशिकीय विभाजन की बात करें यानी कि इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर पत्तियों के आधार पर टहनियों के परत के दोनों ओर स्थित होते हैं तथा इन भागों में वृद्धि करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 है, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक यानी कि इंटरसेलुलर
मेरिस्टेमेटिक कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पाए जाते हैं पत्तियों के तल में। अंतर्वेशी विभाज्योतक कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो हम ये देख चुके हैं कि जो घेरे होता है जिससे हम उसकी उम्र का पता लगाते हैं वार्षिक वलय का, किसके कारण? तो पार्श्व विभाज्योतक कारण। किसके कारण? पार्श्व विभाज्योतक कारण। अब देखते हैं अगला, एक पौधों के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक कारण एक पौधे के तने या जड़ के घेरे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तने या जड़ का घेरा डैश के कारण होता है। तो अभी हमने देखा यहाँ पर पार्श्व यानी कि लेटरल विभाज्योतक कारण तने या तने का घेरा जो होता है वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, अग्रस्थ यानी कि शीर्षस्थ मेरिस्टेमेटिक डैश के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? तना और जड़ों के शिखर पर जो होती है अग्रस्थ यानी कि विभाज्योतक जो होते हैं अग्रस्थ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस तने और जड़ों में पाए जाते हैं। अगला है, पौधों के प्राथमिक वृद्धि इनमें होती है। तो किसमें होती है? प्राथमिक वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर अंतर्वेशी विभाज्योतक और हमारा शीर्ष विभाज्योतक जो होता है वो प्राइमरी, जबकि पार्श्व विभाज्योतक जो होता है उसे हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। प्राथमिक वृद्धि अंतर्वेशी विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक को हम प्राथमिक विभाजन कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि, जबकि द्वितीयक वृद्धि किसे कहते हैं? तो पार्श्व विभाज्योतक को हम यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेमेटिक मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं। ये प्राथमिक ऊतक बनाते हैं। इनमें शीर्षस्थ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक स्थायी ऊतक के बीच होते हैं। जब इसे अंतर यानी कि अंतर्वेशीय मेरिस्टेमेटिक इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। तो अंतर्वेशीय मेरिस्टेमेटिक जो होता है और शीर्षस्थ विभाज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक दोनों ही प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन है, एरियोलर ऊतक अंगों के डैश स्थान भरता है। तो कौन सा? डैश स्थान भरता है और अंगों के सहारा देता है और उनको जो होता है मरम्मत करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? एरियोलर ऊतक अंगों के आंतरिक यानी कि अंदर के, यहाँ पर क्या होगा? अंदर के स्थान भरता है और बाह्य अंगों को सहारा देता है। यहाँ पर अंदर होगा और बाह्य। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सॉरी, यहाँ पर ए होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर के, तो अंदर के तो है, अंदर के स्थान भरता है और अंगों की सहारा देता है। अच्छा, तो आंतरिक अंगों को सहारा देता है। हम बाहर बोल देते हैं, आंतरिक अंगों को जो है वो सहारा भी देता है। अगला, एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर एक स्थान होता है, आंतरिक अंगों की सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। एरियोलर ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। इन ऊतकों के द्वारा पौधों में कोमल अंगों में दृढ़ता व लचीलापन आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो यहाँ पर विभाज्योतक जो होता है वो कोशिका विभाजन में सक्षम है। विभाज्योतक ऊतक में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। ये मुख्यतः पौधों में वर्धी भागों में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनमें कोशिकाओं या तो विभाजित होने वाली हैं या विभाजन हो रही हैं या उनमें विभाजन की क्षमता होती है। इसे निरंतर विभाजन से पौधों में वृद्धि होती है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो किसमें होती हैं? स्क्लेरेंकाइमा में जो होती हैं वो मृत कोशिकाएं होती हैं, जो कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एरेन्काइमा जो है इनमें जीवित होती है ना। स्क्लेरेंकाइमा दृढ़ ऊतक एक सरल स्थायी ऊतक है। इसका कोशिका भित्ति कठोर, मोटी एवं लिग्निन युक्त होती है। इस ऊतक कोशिकाएं मृत होती हैं और क्योंकि इनके किनारों पर सेलुलोज, हेमिसेलुलोज तथा लिपिड का जमाव होते हैं। ये ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों के सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है, उदाहरण नारियल और छिलके। अगला क्वेश्चन है कि डैश ऊतक मृत
कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। तो किसके? स्क्लेरेंकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, जिसे हम बोलते हैं स्क्लेरेंकाइमा, उसी का नाम है दृढ़ ऊतक। अगला क्वेश्चन, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो यहाँ पर स्क्लेरेंकाइमा के द्वारा होता है। किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? तो नारियल का भूसी किस तरह बनाता है? तो स्क्लेरेनाइट मिस्ट फाइबर के द्वारा यहाँ पर जो होता है नारियल का भूसी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऊतक का सिद्धांत मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। कौन सा? स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा ऊतक का निर्माण जो होता है वो मूल कोशिकाओं के संयोजन से ही होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश की कोशिकाएं मृत होती हैं। तो किसकी कोशिकाएं? यहाँ पर दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत होती हैं। किसकी? दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस ऊतक में कठोर कोशिकाएं भित्ति पाई जाती हैं? तो कठोर कोशिकाएं भित्ति स्क्लेरेंकाइमा में पाई जाती हैं। वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। तो कौन सा नहीं करता? तो दृढ़ ऊतक जो है वो पारंपरिक पर जीवित प्रोटोजोआ द्वारा धारण नहीं करता है। वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, साधारण स्थानीय ऊतकों के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर दोस्तों। संचार के आधार पर स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक समान कोशिकाओं के बने होते हैं और इनके प्रकार हैं पैरेन्काइमा मृदु ऊतक, कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक अंदर, स्क्लेरेंकाइमा दृढ़ ऊतक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो एक समान कार्य करने वाली, जिसे हम क्या कहते हैं? जटिल ऊतक कहते हैं। एक समान कार्य करने वाली, यहाँ पर एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जटिल ऊतक कहलाती हैं। एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह जटिल है ऊतक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। पादप कोशिकाएं भित्ति किससे बनी होती हैं? तो पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है तथा कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो खाद्यान्नों का प्रवाह जो होता है वो पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है। फ्लोएम या बास्ट पौधों की जड़ तना पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह एक संचारक उत्तरदायी ऊतक है जो पौधों की यांत्रिक संरचना प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचता है। तो कौन से? फ्लोएम के द्वारा जो होता है वो पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंच रहा है। अगला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है। तो किसके लिए? भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो कौन सी? पैरेन्काइमा में मृत पतली कोशिका भित्ति के साथ जो होता है वो क्या होती है? अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। अगला, मृदु ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा एक जीवित सरल स्थायी ऊतक है तथा पतली कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। इसे जीव द्रव्य में पाया जाता है। एक बड़ी केंद्रक कृतिका यानी कि सेंट्रोल वैक्यूल्स होती है। इसकी कोशिकाएं प्रायः समावयवी तथा विभिन्न आकार की होती हैं। कोशिकाओं के मध्य अंतःक्रियान्वित अंतरकोशिकीय इंटरसेलुलर स्थान तथा हरित लवण पाए जाते हैं। से ये सामान्यतः जल भोज्य पदार्थ आदि का क्या करते? संचय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान मिल सके। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पैरेन्काइमा में जो होती है पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं यहाँ पर क्या होता है? शामिल होती है।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 है, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो है आंतरिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए पेरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं। कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारित पैकेजिंग का निर्माण करती हैं, जैसे पेरेन्काइमा ऊतक कहते हैं, जो कि स्थायी ऊतक का एक प्रकार है। यह पतली कोशिका भित्ति वाला सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। कुछ पेरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पेरेन्काइमा ऊतक में क्या होता है? अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए उनकी कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिका के मध्य हवा की गोइका होती है, जो पौधों के तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है। ऐसे पेरेन्काइमा कहते हैं। डैश ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इसमें घने कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रसभित्ति और मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। तो किसमें यहाँ पर हो गया हमारा, किसमें हो गया? विभाज्य ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में घने कोशिका द्रव होते हैं यानी कि साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रसभित्तियां होती हैं, मुख्य नाभिक होता है और कम रिक्तिकाएं होती हैं। अब देखें इसके डिस्क्रिप्टिव के बारे में, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि विभाज्य ऊतक ऊतक के अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनकी कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली होती हैं या विभाजित हो रही होती हैं, है ना, या उनमें विभाजन की क्षमता होती है। ये पौधों के वृद्धि भागों में पाई जाती हैं। ये विशिष्ट लक्षण निम्न हैं कौन कौन से? जैसे कि ये गोल, अंडाकार और बहुभुजाकार होती हैं। इनकी कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं एवं इनमें घने कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रसभित्ति, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। जीव द्रव सघन होता है, केंद्रक बड़े होते हैं और रसधानी इसमें क्या होती है? छोटी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो यहाँ पर विभाज्य ऊतक ऊतक जो है वो कोशिका विभाजन में सक्षम है। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाओं को जो है अलग किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए, देखो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी विभाजन की क्षमता खत्म हो जाएगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 98 है, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? तो पादप ऊतक मुख्यतः यहाँ पर विभाज्य ऊतक यानी कि विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। विभाज्य ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतक दो तरह के होते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो पहला विभाज्य ऊतक हो गया, दूसरा स्थायी ऊतक हो गया। जिन ऊतकों की विभाजन की क्षमता होती है उन्हें विभाज्य ऊतक ऊतक कहते हैं। ये प्रमुख रूप से पौधों के वर्गीय भागों में पाए जाते हैं। स्थायी ऊतक कोशिका के ऐसे समूह हैं जिनमें विभाजन की क्षमता का अभाव होता है। इनके द्वारा पौधों की यांत्रिक अवलंबन मिलती है। ये मुख्यतः बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से स्थायी ऊतक का एक उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर जाइलम जो है वो स्थायी ऊतक का यहाँ पर एग्जाम्पल है। जाइलम क्या करता है? तो जल का और खनिज का परिवहन करता है, जबकि खाद्यान्न का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः अधिक विभिन्न नहीं होती हैं। स्थायी ऊतक जिससे कोशिका की रचना होती है तथा इसके कार्य एक समान होते हैं उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। जैसे कि जाइलम एक क्या है? स्थायी ऊतक, स्थायी जटिल ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम दोनों की बात करें तो वो स्थायी जटिल ऊतक हैं। निम्नलिखित में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? तो जाइलम का प्रकार यहाँ पर कौन नहीं है? तो सीव ट्यूब जो है वो जाइलम का प्रकार नहीं है। जाइलम का एक प्रकार का संवहन ऊतक है। जाइलम क्या है? एक प्रकार का संवहनी ऊतक है। इसका मुख्य कार्य जल और खनिज को अवशोषण कर पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना होता है। ये चार प्रमुख कोशिकाएं होती हैं। देखते हैं चार प्रमुख कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि वाहिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुऊतक और जाइलम तंतुऊतक होते हैं। इनमें सीव ट्यूब भिन्न है। यह दारू यानी कि फ्लोएम में पाए जाते हैं। सीव ट्यूब जो है वो किसमें? फ्लोएम में पाए जाते हैं। दारू का मुख्य
कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। यानी कि बात करें कि सीव ट्यूब किससे संबंधित है, तो सीव ट्यूब जो है वो फ्लोएम से संबंधित है, जाइलम से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्से से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो कौन सा करता है? फ्लोएम करता है। यहाँ पर बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण हिस्से में सामग्री के परिवहन के लिए, तो सामग्री का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। जाइलम फ्लोएम। पौधों में प्रकाश संश्लेषण हिस्से में सामग्री का परिवहन फ्लोएम करता है। जबकि खनिज और किसका, यहाँ पर सामग्री की बात हो रही है। ध्यान से हमें दो चीज याद रखनी है केवल जाइलम में, पहला पानी, दूसरा खनिज। पानी खनिज। फ्लोएम में हमें क्या क्या याद रखना है? तो खाद्यान्न और प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री का परिवहन। सामग्री का परिवहन प्रकाश संश्लेषण के हिस्सों में सामग्री का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। और खाद्यान्न का परिवहन भी फ्लोएम करता है। पौधों में दो प्रकार के चालन ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें से एक जाइलम है, दूसरा क्या है? फ्लोएम है। जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य जड़ से तने एवं पत्तियों तक पानी एवं पोषक तत्वों, खनिज, लवण इत्यादि का परिवहन करना होता है। पानी और क्या होता है? खनिज, लवण इत्यादि का परिवहन करना होता है। जबकि फ्लोएम ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषी हिस्से यानी कि पत्तियों में तैयार सामग्री यानी कि शर्करा को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। यानी कि शर्करा को कौन ले जाता है? तो यहाँ पर शर्करा को ले जाता है कौन? तो शर्करा को ले जाता है फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ ऊतक डैश से बना होता है? तो किससे बना होता है? निर्जीव कोशिकाओं से जो है ये बने होते हैं। जाइलम फ्लोएम निर्जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। स्क्लन कायमा भी निर्जीव होता है। दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। यह ऊतक पौधों के तने, पत्तियों के सिरे, फलों तथा बीजों के बीजावरण में पाए जाते हैं। जिन पौधों में रेशे उत्पन्न होते हैं उन्हें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी परत होती है। तो किसकी होती है? क्यूटीन की एक मोटी परत होती है रेगिस्तान के पौधों में, जिससे कि पानी का कम से कम हाथ से हो और ये कटीले होते हैं। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस में क्यूटीन की एक मोटी मोम जैसी परत होती है जो वाष्पीकरण की दर को कम करती है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन को कम करती है, जिससे पौधे अपना जल स्तर बनाए रखते हैं तथा सूखते नहीं हैं। क्यूटीन पौधों के बाहरी आवरण को ढक लेती है तथा जल प्रतिरोधी के रूप में काम करती है। पौधों में जल प्रतिरोधी के रूप में काम करती है कौन? तो क्यूटीन। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो सहायक ऊतकों को क्या कहते हैं? हम तो संवहनी ऊतक कहते हैं। संवहनी ऊतक कौन कौन से हैं? दो हैं, जाइलम और फ्लोएम। पादप ऊतक में स्थायी ऊतक के दो भाग होते हैं। पहला कौन सा? सरल स्थायी ऊतक और दूसरा जटिल ऊतक, जिसमें सरल ऊतक का कार्य भोजन का निर्माण करना होता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करना, तथा जटिल ऊतक में जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें संवहनी ऊतक कहते हैं। इसका कार्य जल एवं खाद्य पदार्थों का पौधों के अन्य अंगों में संवहन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत किसकी बनी होती है? तो एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत जो होती है वो वल्कल की बनी होती है। किसकी? वल्कल की बनी होती है। वृक्ष की एक बाहरी छाल का वल्कल यानी कि देखो, वृक्ष की बाहरी छाल जो होती है या फिर जिसे हम वल्कल बोलते हैं, बाहरी छाल को ही हम वृक्ष के वल्कल बोलते हैं, यही संरक्षी परत होती है। सैप या रस कैम्बियम परत तथा अंतःकाष्ठ के बीच में होता है। पिथ वृक्ष के केंद्र में होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पिथ जो है वो वृक्ष के केंद्र में है। और क्या था? तो वल्कल। वल्कल जो है हमारा कहाँ है? ये कैम्बियम परत जिसे हम एद्रा परत भी बोलते हैं। कैम्बियम परत जिसे हम एद्रा परत भी बोलते हैं। ये वार्षिक वलय यहाँ पर है जिससे हम इसके आयु की गणना करते हैं वृक्ष के। ये अंतःकाष्ठ हो गया ये, और बाह्य छाल या वल्कल जिसे हम बोलते हैं, ये बाहरी आवरण को हम वल्कल या फिर बाह्य छाल बोलते हैं। तो अब हम जो है वो फोर्थ पॉइंट देखेंगे, जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन है, केसीन एक प्रोटीन है। केसीन क्या है? केसीन एक प्रोटीन है जो डैश में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? दूध में। कैसीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि दूध में पाई जाती है। ये मानव के आमाशय में निकलता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन का संगठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर है।
केसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। दूध का सफ़ेद रंग केसीन नामक प्रोटीन उपस्थिति के कारण होता है, जबकि गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। हमने यहाँ पर देखा कि दूध का सफ़ेद रंग की बात करें तो वो कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, जबकि गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो बीटा कैरोटीन के कारण गाय के दूध का हल्का पीला रंग होता है। किसके कारण दोस्तों, बीटा कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर कैलोरी का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु कैलोरी मापक का यूज किया जाता है। कैलोरी ऊर्जा मापक की इकाई है। यह मापन की मीटर पद्धति का अंग है और इसके संग्रह एक आई प्रणाली एसआई प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है। पहले कैलोरी का प्रयोग होता था, अब जूल का प्रयोग किया जाता है। किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगों में अब भी कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उत्प्रेरक है। कौन सा जैविक उत्प्रेरक है, यहाँ पर एंजाइम जो है वो एक जैविक उत्प्रेरक है। एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम उच्च अणुओं वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन होते हैं। इस प्रकार प्रोटीन की प्रकृति में ऐसे कार्बनिक पदार्थ हो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कुहले ने किया था। किसने एंजाइम शब्द का प्रयोग किसने किया था, कुहले ने किसने किया था एंजाइम शब्द का प्रयोग पहली बार कुहले ने किया था। कुहले ने एंजाइम शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है। तो फलों में मीठेपन के लिए हमारा फ्रक्टोज जो है वो जिम्मेदार है। फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर एक साधारण चीनी है जो स्वाभाविक रूप से फल, शहद और गन्ने में पाई जाती है, जो इसके मीठेपन के लिए उत्तरदायी है। माल्टोज माल्ट द्रवों, अनाजों, चावल आदि में, सुक्रोज गन्ने में और लैक्टोज जो है वो दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, कार्बन। कार्बन जो है वो बहुमुखी तत्व है जो शरीर और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों की आधार बनाता है। जंतुओं और वनस्पतियों के निर्माण में कार्बनिक यौगिक प्रमुख हैं। यह हमारे भोजन, दैनिक उपयोग के पदार्थ, यातायात प्रसाधन सामग्री, विस्फोट पदार्थ आदि के एक प्रमुख तत्व है। सभी जीवों के कार्बनिक उपस्थित रहता है। कार्बन तत्व सजीवों तथा हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है, तो कार्बन है। पादपों में कार्बन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है। पादपों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, पत्तियों में सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है। पादपों की वृद्धि एवं उपापचयन के लिए नितांक रूप से कुछ ही तत्व अनिवार्य माने जाते हैं, जिन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। वृहत पोषण, इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी कि ज़्यादा रूप में जिसकी आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये बृहत पोषक होते हैं यानी कि इनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। जबकि सूक्ष्म पोषण की बात करें यानी कम पोषक की आवश्यकता होती है किनमें, लौ हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, मालिब्डेनम हो गया, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकिल, इनकी जो है कम आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है, तो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा अधिकांशतः पानी से बना होता है। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी से बना होता है। निम्नलिखित में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है, तो यहाँ पर मैक्रो पोषक तत्व कौन सा नहीं है, तो विटामिन जो है वो मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। जबकि यहाँ पर वसा, प्रोटीन जिसे हम अमीनो एसिड में जो कि टूटता है, और कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, तो मैक्रो पोषक तत्व है। विटामिन मैक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। पोषक पदार्थ को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज तथा विटामिन के रूप में
बांटा जा सकता है। इसमें से जल तथा खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं और शेष कार्बन होते हैं। ऐसे तत्व जिनकी बहुत अधिक मात्रा में शरीर में आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्रो पोषक तत्व कहा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड था। ऐसे तत्व जिनकी बहुत कम आवश्यकता होती है उन्हें माइक्रो पोषक तत्व कहा जाता है, जैसे कि लवक हो गया और क्या हो गया, विटामिन हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं। जो डीएनए का खंड जो कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे हम जीन कहते हैं। केंद्रक द्रव में कोशिका में क्रोमैटिन मिलता है और गोलाकार केंद्रिका केंद्रक द्रव में पाया जाता है। अंतरावस्था में केंद्रक में अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जलिका मिलती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। आवश्यकताओं व कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो जीव विज्ञान में डीएनए एक पूर्ण रूप क्या है, डीएनए का एक पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पर डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट है। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। ये प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जाल के धागे अलग होकर कई छोटी और कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए अणु में कोशिकाओं के निर्माण एवं संग्रहण की आवश्यकता सभी सूचनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक के संबंध में डीएनए का अर्थ है, तो डीएनए का अर्थ क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बालों का रंग किसके कारण होता है, तो बालों का रंग जो है वो मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण, मेलानिन के कारण बालों का रंग होता है। केरोटीन के कारण नाखून, है ना, केरोटीन नामक प्रोटीन नाखून में पाया जाता है। बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव है यानी कि पिगमेंट है जो अधिकांशतः जीवों में पाया जाता है सिवाय मकड़ी को छोड़कर। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप यूमेलानिन क्या है, यूमेलानिन है जो काले भूरे रंग का होता है। यूमेलानिन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा यूमेलानिन पाया जाता है जो कि काले और भूरे रंग में होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक क्या है, तो क्षार इवेंट में mRNA का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में mRNA का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण के क्षार इवेंट में mRNA का निर्माण होता है। आरएनए के वे क्रियात्मक अणु होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचनाएं डीएनए की जीन्स से यानी कि ट्रांसपोर्टेशन द्वारा स्थापित होती है। mRNA अणुओं का नामकरण 1961 में फ्रांसिस जैकब तथा मोनार्ड द्वारा किया गया था। mRNA को संवेदनशील यानी कि मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा प्रजनन के दौरान मूल कार्य का एक डैश निर्माण करता है। कौन है यहाँ पर, तो डीएनए कॉपी का एक निर्माण करता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य का एक क्या करता है, तो डीएनए कॉपी का निर्माण करता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य का एक डीएनए कॉपी का निर्माण करता है, जबकि डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। सन 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया था। पुनर्जोगज डीएनए को किसी परपोषी में प्रवर्धित करने को डीएनए क्लोनिंग यानी फिर जीन क्लोन या आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, जबकि ए और बी गलत है। ए में लिखा हुआ है कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, इसलिए से ए सही है। बी की बात करें तो यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिक गुण वाहक होता है, तो बी भी सत्य है। सी हमारा यहाँ पर जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः डैश होते हैं। एंजाइम क्या होता है, मूलतः प्रोटीन होते हैं। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एनोटेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं।
प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन यानी कि वंश कहते हैं। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंतः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। अगला क्वेश्चन है, डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, तो कौन है? वंश। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए का पूर्ण रूप है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, जो आरएनए या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बना एक पॉलीमेरिक अणु है। एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनीय क्षार, एक राइबोसोम शर्करा तथा एक फास्फोरस शर्करा होता है। इसमें पिरिमिडीन थायमीन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व ऑक्सीजन। मानव शरीर का मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं। ऑक्सीजन सबसे अधिक 65% लगभग पाया जाता है। अन्य तत्वों की बात करें तो कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन जो है वो इनमें से सभी का एक, जैसे कि एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्ली, सभी का एक अंग है प्रोटीन। प्रोटीन एंटीबॉडी, एंजाइमों और कोशिका झिल्ली का एक अभिन्न अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? हमने देखा था कैसीन जो है वो दूध का प्रोटीन है। कैसीन दूध का प्रोटीन है। इसका दूध का प्रोटीन है कैसीन प्रोटीन एक फास्फो प्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। इसमें स्तनधारी के दूध में पाया जाता है। यह गाय के दूध में लगभग 80% तक था, मानव में 20% पाया जाता है, जो हमारी मांसपेशियों के लिए आवश्यक होता है। अब हम जो है देखते हैं आनुवांशिकता के बारे में, यानी कि जेनेटिक्स। पहला क्वेश्चन है, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ पर हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। और जीमेज जो है वो जौ का वैज्ञानिक नाम है। जीमेज जौ का वैज्ञानिक नाम है। ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुणसूत्र, कौन से गुणसूत्र लड़की के जनन के लिए कारण होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, XX। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 23 जोड़ी, जिसमें इसके 23 जोड़ी होते हैं। और संख्या में बात करें तो कितने होते हैं? 46 होते हैं। और जोड़ी में बात करें तो 23 होते हैं। मनुष्य जाति में स्त्री और पुरुष का भेद अर्थात लैंगिक द्विपरता 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र की भिन्नता के कारण विकसित होता है। इसलिए 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। माता पिता के जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री के जन्म के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है? तो ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है बायोपिक्स का सिद्धांत, ये मेंडल ने नहीं दिया था। जबकि पृथक्करण का सिद्धांत मेंडल का है। प्रभुत्व का सिद्धांत भी मेंडल का है। स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत भी मेंडल का ही है। मेंडल के वंशानुगति के नियम को आनुवांशिकता का नियम भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होता है। मेंडल ने यह प्रयोग मटर के पौधों पर किया था। मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इसके नियम में प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का सिद्धांत तथा स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत शामिल है। बायोपिक्स का सिद्धांत इसके सिद्धांत में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जीवों में अधिक दूर के संबंध है। जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके DNA में अधिक अंतर होता है। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इसे हम आणविक जातिवृत्त कहते हैं।
आणविक जातवृत्ति का प्रयोग डीएनए विश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण के आधार पर जीवों के बीच आनुवंशिक रिश्तों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी में डीएनए अनुक्रम के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाता है कि निकट से संबंधित जीव दूर से संबंधित जीव की तुलना में कम अनुक्रम अंतर प्रदर्शित करेगा, अर्थात दूसरे शब्दों में जीव जो अधिक दूर से संबंधित है उसके डीएनए में अधिक अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यहाँ पर अपने जीन का आधा हिस्सा इसमें होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान उनके जीन का आधा हिस्सा होता है। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोग होता है, जिसमें अगुणित गुणसूत्र का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है, जिसके द्वारा बनने वाली आणविक संतति कोशिकाएं गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अणुगत की अवस्था उत्पन्न होती है, यानी कि अर्धसूत्री लैंगिक जनन में क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणिक अवस्था पुनः स्थापित होती है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर की कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, और जोड़ी में बात करें तो 23 जोड़ी होती है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला तंतु रूपी पिंड होते हैं, जो कि सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक प्रजाति के गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या फिर 23 जोड़ी होती है। इसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र नर और मादा इस समान होते हैं, अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र कहते हैं, यानी कि जो 22 गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री एवं पुरुष में समान नहीं होते हैं, जिन्हें विषम जात यानी कि ऑटोसोम कहते हैं, है ना। पुरुषों में 23 जोड़ी जोड़ XY तथा महिलाओं में XX होता है। ये गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46। गुणसूत्र किससे संबंधित है? गुणसूत्र जो है वो आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित है। गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित है। गुणसूत्र के द्वारा आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, अर्थात गुणसूत्र आनुवंशिक गुण के वाहक होते हैं। गुणसूत्र का निर्माण डीएनए एवं प्रोटीन से होता है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो स्ट्रेसबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की। किसने? गुणसूत्र की खोज स्ट्रेसबर्गर ने की। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिड जुड़ते हैं? तो उस बिंदु का सेंट्रोमियर। उस बिंदु का क्या नाम है जिसमें क्रोमोसोम से क्रोमैटिड जुड़ते हैं? सेंट्रोमियर। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, जिसे गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र में क्रोमैटिन इसी बिंदु पर जुड़े होते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है मध्य केंद्र यानी कि मेटा सेंटर। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बीचों बीच स्थित होता है, जिसमें गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अब मध्य केंद्र की बात करें तो यहाँ पर गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी तथा दूसरी भुजा बड़ी होती है। अग्र बिंदु की बात करें तो गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिसे एक भुजा अत्यंत छोटी तथा एक भुजा बहुत बड़ी होती है। अंतः केंद्र यानी कि टेलोसेंटर की बात करें तो गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर होता है टेलोफेज में।